स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, हिंदी में मैं अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। और वर्तमान सरकार जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं यह बताना चाहूँगी कि कोई भी सांसद लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश कर सकता है और उसके लिए उसको अविश्वास प्रस्ताव पर के नोटिस में 50 अन्य सांसदों का जो वोट दे सकते हैं का समर्थन होना ज़रूरी होता है। पहले ऐसा नहीं था। ये बताना चाहती हूँ कि संविधान में ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहा गया हो। पर क्योंकि पहले जो एग्जीक्यूटिव होती थी वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, परंतु 1947 में ये व्यवस्था की गई और जो एक्ट था 1947 लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत और रूल 24B के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में प्रोविज़न किया गया है। परंतु सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध 1962 में लाया गया था और उसके बाद लगातार अभी तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं और यह 28वां है। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया है और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ 3 बार और 3 बार नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य जो कारण होता है, चाहे नंबर्स उनके पूरे हों या ना हो, परंतु वो किसी विषय पर या किसी पॉलिसी पर सरकार को ये बाध्य कर सकते हैं कि वो सरकार उस पर जवाब दे। और अभी चूँकि मणिपुर का मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है गंभीरता के साथ में, उस पर अपोजिशन चाहती है कि सरकार की तरफ से बात आए। परंतु जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है तो जो ग्राउंड्स दिए होते हैं उसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी, अन्य पॉलिसी पर भी बात हो सकती है और चर्चा के समय उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ नहीं होता है, ये पूरी कैबिनेट के खिलाफ होता है। ये पूरे कैबिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोकसभा, जो इलेक्टेड हाउस है, उसमें उनका जो नंबर है वो बना रहे और उनका वर्चस्व उसको वो सिद्ध करें। और इसलिए जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो उसके पश्चात उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के पश्चात यदि जैसा कि अभी वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त नंबर हैं और जो पहले भी 2018 में उस समय मैं स्वयं लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रही थी, तो मैंने खुद अपने सामने देखा है कि उसके बाद जब चर्चा हो जाती है तो उसके बाद उसमें वोटिंग होती है और एक मजबूत स्थिति में, चूँकि नंबर्स हैं उनके पास वर्तमान सरकार के पास, तो वो उसमें अविश्वास प्रस्ताव को गिरा देती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन जीत ले तो सरकार गिर जाती है। इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का जो नियम है वो काफ़ी गंभीरता के साथ होता है और ये संसदीय प्रणाली के जो नियम हैं 198 में इसका उल्लेख है। ये बाकी सब मोशन के समान ही है, पर इसमें गंभीरता इसलिए है कि इसमें 50 सांसदों का समर्थन ज़रूरी है, इसमें वोटिंग है और इसमें समय तय होता है।
और अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए लोकसभा स्पीकर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की तारीख तय करते हैं। इसका नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को सुबह 10 बजे के पूर्व देना होता है और उस नोटिस को के बारे में को 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा करना ज़रूरी होता है। ये भी बात है कि इस दौरान कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया होता है। इसलिए जितना जल्दी हो इस अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होकर इसका निपटारा किया जाता है। और इस पर प्रधानमंत्री जी सरकार के मुखिया और कैबिनेट के मुखिया होने के नाते उसका जवाब देते हैं और इस तरह से बहुमत भी सिद्ध होता है और सरकार में जो विश्वास है उसके बारे में भी प्रमाण एक तरह से जो सरकार सत्ता में है उसको देने का अवसर मिलता है। और सभी नीतियों पर और जिन नीतियों पे चर्चा होती है उन पर भी एक तरह से परीक्षण हो जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव एक स्वस्थ परंपरा है और इसको किसी नेगेटिव तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी है कि जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय जो आंकड़े जो समर्थन अपोजिशन के पास था वो काफ़ी कम था और जो सत्ता में सरकार के पास में 300 से ऊपर की संख्या में समर्थन मौजूद था। तो सरकार के गिरने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। बस यही है कि वो राज्य और देश से जुड़े हुए सवालों पर बात होगी और उस पर सरकार का उत्तर आएगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्तावों की संख्या 15वीं लोकसभा में थी और जब भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन में जो व्यवस्था है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सदन में व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए अपोजिशन पार्टीज़ को ये ध्यान रखना है कि जब ये प्रस्ताव आता है तो संसद में ना तो कोई नारेबाजी, ना कोई व्यवधान और इस तरह का कुछ भी नहीं हो, ताकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो स्पीकर उसको ले सके। क्योंकि ऐसा पहले हुआ है कि यदि संसद में हंगामा चल रहा है तो फिर स्पीकर ऐसा अनाउंस कर सकते हैं कि हंगामे की वजह से वो सांसदों को गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिज़िकल काउंट होता है 50 सांसदों का जो उसके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संसद में व्यवस्था बनी रहे और कोई व्यवधान ना रहे। मणिपुर हिंसा पर भी उत्तर आ जाए और उसके अलावा और भी जो इश्यूज अपोजिशन उठाती है उसके बाद भी आ जाए। तो अभी हम लोग जो स्पीकर महोदय ने स्वीकार किया है और उसके लिए तिथि तय की है, उस दिन जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी उस सभी को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।